क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहे हैं। फाइंड आउट द ग्रोस एनुअल वैल्यू इन द फॉलोइंग केसेस फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 सिचुएटेड एट चंडीगढ़ एंड अमृतसर। दो हाउस आपको दे रखे हैं, इसमें लिखा है म्युनिसिपल वैल्यू पर एनम 60,000। तो हम करना स्टार्ट करते हैं। यहां हम लिख लेंगे H1 एंड H2। म्युनिसिपल वैल्यू क्या कह रहा है? म्युनिसिपल वैल्यू 60,000 रुपए। ओके, फेयर एंड भी दे रखा है 70,000। whichever is higher तो आप ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखेंगे स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट कितना दे रखा है? 80,000 एंड 50,000। whichever is less 70,000 और 50,000। यहां तक कोई दिक्कत आई थी किसी को? एक्सपेक्टेड रेंट निकालने तक कोई दिक्कत आई थी तो बोलो। नहीं है। चलिए फिर लिखते हैं एक्चुअल रेंट। आपको लिखा है एक्चुअल रेंट पर मंथ दे रखा है और उसमें भी दो पार्ट कर रखे हैं, अप्रैल मई जून जुलाई, और अक्टूबर से अलग दे रखा है। ठीक है, फरवरी तक दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है? द रिमेनिंग पीरियड ऑफ प्रॉपर्टी वाज वेकेंट। रिमेनिंग पीरियड क्या था? खाली था। कितने महीने हो गए खाली, ये बता सकते हो क्या? कितने महीने खाली? 3 महीने, क्योंकि बीच में 2 महीने हो गए, अगस्त एंड सितंबर, और एक हो गया मार्च का महीना। 3 महीने खाली, अब इतना याद रखो। ठीक है, तो चलिए रेंट निकाल दीजिए, कितना रेंट आ रहे हैं। सृष्टि ने बताया है लिख दूं मैं? आप सब चेक कर लेना भैया, आपका ये याद है क्या? 65,000 यहाँ पे बता रहे हैं ये, और 66,500 यहाँ बता रहे हैं। अब बात ये है कि ये जो रेंट है ये 9 महीने का है, इट्स फॉर 9 मंथ्स। ठीक है, पर एक्सपेक्टेड रेंट तो हमारे पास कितना है? 12 महीने का। तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा, PER। तो आप 70,000 को भी 9 महीने में कन्वर्ट करो, 70,000 को भी 9 महीने में कन्वर्ट करेंगे आप, तो 52,500, और यहाँ पे बता रहे हैं 37,500। क्वेश्चन में सिर्फ फेब लिखा हुआ है तो पूरा फेब मानेंगे क्या? बिल्कुल पूरा फेब ही मानेंगे बेटा। एक दिन का तो कोई किराया नहीं देगा ना आपको। चलिए तो कंपेयर करेंगे आप एक्चुअल रेंट को और प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट को, विच एवर इज हायर। तो पहले केस में क्या है बोलो? हायर 65,000, और दूसरे केस में 66,500। तो बस यही आंसर हो जाएगा। बोलिए कहाँ दिक्कत आई? किसको दिक्कत थी? सृष्टि या आयुषी, किसको थी?
हो गया? क्या यहाँ पे प्रॉब्लम थी, क्या दिक्कत आ रही थी? कैलकुलेट ही नहीं किया था, वाह वेरी गुड। बोलिए 8 में किसको दिक्कत है? 8 में ऐसा तो नहीं है कैलकुलेट नहीं किया है? एट में किसको डाउट है? अब कर लेंगे ये तो। और कोई किसी को डाउट 8 में? सर H1 का मैच नहीं हो रहा। कितना आ रहा है तुम्हारा? तुम्हारा कितना आ रहा है आंसर वो बताओ। 350 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 H1 आपको सबसे पहले दे रखा है वैल्यू डिटरमाइंड बाय द म्युनिसिपैलिटी फॉर डिटरमिनेशन ऑफ म्युनिसिपल टैक्स, तो ये ही म्युनिसिपल वैल्यू है आपकी 500। आगे का रेंट फॉर द सिमिलर प्रॉपर्टी, तो ये फेयर रेंट है 400, विच एवर इज हायर 500। फिर आपको स्टैंडर्ड रेंट लिखना है, तो रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट 700 है, ये आपका हो गया स्टैंडर्ड। तो आप ले लेंगे विच एवर इज लेस और इट विल बी योर एक्सपेक्टेड रेंट, ये आ गया 500। उसके बाद आपको बोला है एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, अनरियलाइज्ड रेंट 10, पीरियड व्हेन द प्रॉपर्टी रिमेन्ड वेकेंट इज 5, तो एक्चुअल रेंट आप लिखेंगे 350, उसमें से डूब गया आपका अनरियलाइज रेंट 10, तो बच गया कितना 340, तो ये आ रहा है ARR, ठीक है। पर ये जो एक्चुअल रेंट है ये है कितने महीने के लिए? 7 महीने के लिए। एक्चुअल रेंट कितने महीने का है? 7 महीने का, क्योंकि प्रॉपर्टी कितने महीने किराए पे है? ARR पहले से दिया हुआ है ना? कहाँ दिया हुआ है? कहाँ दिया हुआ है? देखो वहां पे एक्चुअल रेंट रिसीवेबल दे रखा है और हमें एक्चुअल रेंट रिसीव और रिसीवेबल लिखना है हमारे हिसाब से, तो हम तो हमारे टैक्स के प्रोविजन से निकालेंगे ना। सामने वाला थोड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट है, वो तो एक अकाउंटेंट है, उसने लिख के दे दिया। ऐसे होता तो फिर तो सैलरी में सारी चीजें सैलरी वाला देता है कि मुझे ये मिला, हम क्यों सैलरी निकालते हैं? हम निकालते हैं टैक्सेबल एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, और वो हमें देता है अपनी इंफॉर्मेशन। तो उसने जो दिया है उसने तो मिला हुआ दिया है, नीचे ये भी तो लिखा है अनरियलाइज्ड रेंट, फिर वो क्यों लिखा उसने? समझ गए? वो सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, आंसर नहीं दे रहा है, आंसर तो हमें निकालना है, ठीक है। अब प्रोपोर्शनेट निकालना पड़ेगा। प्रोपोर्शनेट मतलब इन 500 को 7 महीने में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 292 विच एवर इज हायर, 340 इज हायर, दैट्स इट। कहाँ दिक्कत है? ऐसे बेटा कंफ्यूज हो गए छोटी छोटी बात पे कि बुक वाले ने ये लिखा हुआ है। बुक वाला झार बात तरीके से लिख सकता है एक इंफॉर्मेशन को, हमें ये देखना है कि हमें क्या चाहिए। चलिए नेक्स्ट कर रहे हैं। अब देखिए चाहे वैकेंसी है और चाहे वैकेंसी नहीं है,
दोनों ही केस में दोनों ही केस में आपको जीएवी निकालना आता है। तो हम चल रहे हैं उससे आगे। अब हम यहां से चल रहे हैं कि आपको जीएवी तो आता है, जीएवी के आगे का प्रोसेस क्या है। देखिए जीएवी में से आप लेस करेंगे, क्योंकि जीएवी कोई इनकम नहीं है, जीएवी तो रेवेन्यू है। जैसे बीएनपी बिजनेस एंड प्रोफेशन में हमने पढ़ा कि हम सेल अमाउंट लिखते हैं, सेल में से खर्चे कम करते हैं, तब जाके प्रॉफिट आता है। तो टैक्स तो प्रॉफिट पे लगता है ना, सेल पे थोड़ी लगता है। वैसे ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू तो एक टोटल वैल्यू है, टैक्स तो हम नेट प्रॉफिट पे देंगे, और नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमें खर्चों को कम करना पड़ेगा। तो सबसे पहला खर्चा हम कम कर रहे हैं, ध्यान से समझना, म्युनिसिपल टैक्स। पेड बाय ओनर। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना आप। म्युनिसिपल टैक्स का मतलब क्या है? सबसे पहले तो देखिए, हमारी लोकल अथॉरिटी जो हमसे टैक्स वसूल करती है उसको हम म्युनिसिपल टैक्स बोलते हैं यहाँ पे। तो इसमें प्रॉपर्टी टैक्स नाम हो सकता है, सीवरेज टैक्स नाम हो सकता है, वाटर टैक्स हो सकता है, म्युनिसिपल टैक्स भी हो सकता है, ये सारे टैक्सेस हो सकते हैं। तो क्वेश्चन में अगर इनमें से कुछ भी दे रखा हो तो दैट विल बी म्युनिसिपल टैक्स, पहली बात। दूसरी बात, डिडक्शन तभी मिलेगी जब ये म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट हुआ है, ओनली व्हेन पेड। अगर आउटस्टैंडिंग है, चुकाना बाकी है, तो हम इसकी डिडक्शन नहीं ले सकते, हम इसको लेस नहीं करेंगे, ठीक है। और पे भी किसको करना है? जिसकी हम इनकम निकाल रहे हैं। बताओ किसकी इनकम निकाल रहे हैं हम? टेनेंट की या लैंडलॉर्ड की? किसकी इनकम हम निकाल रहे हैं? हम किसकी इनकम निकाल रहे हैं? लैंडलॉर्ड की। तो लैंडलॉर्ड का द्वारा पेमेंट होना जरूरी है, तो ही म्युनिसिपल टैक्स को लेस किया जाएगा, वरना म्युनिसिपल टैक्स को लेस नहीं किया जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आता है कि आपने कहा सब पेमेंट करने पे छूट मिलेगी। तो मान लीजिए मैंने 10 साल से म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट नहीं किया है, मान लीजिए मैंने 10 साल से म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट ही नहीं किया, तो क्या मुझे 10 साल में छूट मिली होगी? बोलो, मैंने 10 साल से म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट ही नहीं किया है, तो क्या 10 साल की इनकम निकालते टाइम पे मुझे छूट मिली होगी? नहीं मिली होगी। और अब एक साथ मैं बहुत से ईयर्स का पेमेंट कर देता हूं, मतलब आज मान लीजिए मैं 11 साल का पेमेंट कर देता हूं, मैनी पास्ट ईयर्स, तो बोलो क्या ये मुझे अलाउ हो जाएगा? मैं पेमेंट कर देता हूं पिछले 10 साल का एक साथ, तो आज मुझे क्या कुछ पूरे 10 साल का अलाउ हो जाएगा? बोलिए। तो यस, बिल्कुल अलाउड हो जाएगा, क्योंकि पहले तो नहीं मिला ना, कभी तो मिलेगा।
अगर मेरा कोई खर्चा हुआ है तो उसकी छूट मुझे दो बेसिस पे मिलती है, या तो अक्रूवल बेसिस पे मिलती है या केस बेसिस पे मिलती है। पहले ही मना कर दिया कि भाई अक्रूवल पे तो नहीं मिलेगी, पेमेंट करोगे तो ही मिलेगी, तो फिर मैं 10 साल का पेमेंट करूंगा तो मुझे 10 साल की मिलनी चाहिए, जाहिर सी बात है। तो अगर मैंने पिछले 10 साल का पेमेंट भी एक साथ किया है तो वो भी मुझे अलाउेबल होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। इसी तरीके से एक और केस आया कि मैं आने वाले 10 साल का पेमेंट कर दूं, अगर मैं आने वाले 10 साल का पेमेंट कर दूं एडवांस में को, तो क्या मुझे उसकी डिडक्शन मिल जाएगी? अगर मैं आने वाले 10 साल के म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट कर दूं तो क्या मुझे उसकी डिडक्शन मिल जाएगी? बोलो जल्दी। नो। ओनली फॉर प्रीवियस ईयर नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? इसका रीजन ये है कि जो टैक्स आपके ऊपर लेवी ही नहीं हुआ, जो टैक्स आपके ऊपर लेवी ही नहीं हुआ उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिल सकती। देखो इसको एक दूसरे तरीके से समझिए आप। पिछले 10 साल में आपने म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट नहीं किया, अगर करते तो डिडक्शन मिल जाती और नहीं करा तो नहीं मिली, और आज आपने उसका पेमेंट किया है, तो क्या आपके पास आज मौका है उसकी डिडक्शन क्लेम करने का? क्या आपके पास आज मौका है? यस, तो आप क्लेम कर लो। पर अगर आपने एडवांस टैक्स पेमेंट किया है तो क्या आपके पास फ्यूचर में भी मौका होगा उसको क्लेम करने का? क्या आपके पास फ्यूचर में मौका? यस। तो इसलिए जब मौका फ्यूचर में होगा तो हम तब करेंगे ना, ये कोई आखिरी मौका तो है नहीं, आखिरी चांस तो है नहीं कि हम आज ही करें। तो जो चीज आप पे ऊपर लेवी नहीं हुई उसका आप पेमेंट करेंगे तो वो अलाउेबल नहीं है। बताइए यहाँ तक बात समझ में आती है? कोई डाउट है तो पूछ लो यहाँ तक। अब जनरली तो क्वेश्चन में इन सब टैक्स की आपको फिगर दे रखी होगी, बट अगर ये परसेंटेज में दे रखा हो, ठीक है, वैसे तो आपको फिगर दे रखी होगी कि म्युनिसिपल टैक्स 5,000 रुपए, 10,000 रुपए जो भी है, बट अगर ये परसेंटेज में दे रखा हो तो ये परसेंटेज किसका होगा? ये परसेंटेज हमेशा म्युनिसिपल वैल्यू का होगा। सिर्फ इतना लिखा है म्युनिसिपल टैक्स 5%, तो भाई किसका 5%? तो आपको ध्यान रखना है कि वो हमेशा म्युनिसिपल वैल्यू का होगा। बोलिए, इज दैट क्लियर? सारे मैंने पॉइंट बता दिया आपको, एक एक बारीक पॉइंट। अगर आपने ये सारे समझ लिए तो किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली आपको। तो देखिए, ग्रोस एनुअल वैल्यू थी आपके पास, उसमें से आपने म्युनिसिपल टैक्स कम किए तो आपके पास वैल्यू निकल के आती है नेट एनुअल वैल्यू, जिसको शॉर्ट में हम NAV कहते हैं। बताइए, क्या हमने घर से रिलेटेड सारे खर्चे कम कर दिए? क्या हमने घर से रिलेटेड सारे खर्चे कम कर दिए? ये NAV हमारी इनकम है। परसेंटेज वाला यही बताया है कि अगर लिखा हो 2%, 5%, 10%, तो वो परसेंट किसका लोगे? वो परसेंट म्युनिसिपल वैल्यू का लेना है। ओके, चलिए।
क्या हमने घर से रिलेटेड सारे खर्चे कम कर दिए? क्या हमने हमारे घर से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होना था वो कम कर दिया? बोलो जल्दी बोलो। अरे भाई रिप्लाई करते रहो। बताओ कौन कौन सा खर्चा कम कर दिया? सबने कहा हाँ 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 हाँ। तो मुझे बताओ आपने कौन कौन सा खर्चा कम कर दिया? घर में कौन कौन से खर्चे लगते हैं और आपने कौन कौन सा कम कर दिया? चलो नाम लेके पूछ लेते हैं। रोहित बताएगा। बताओ रोहित, कौन कौन सा खर्चा कम कर दिया हमने? टैक्स कर दिया और एक्स्ट्रा फैसिलिटी का भी कर दिया। वो खर्चा थोड़ी था हमारा। कहाँ था? कहाँ लिखा था खर्चा? हमने खर्चा थोड़ी था वो। दैट्स नॉट खर्चा। नहीं तो हर्ष बेटा आप बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट नहीं किया। चलो और मैं उनसे पूछ रहा हूँ जिन्होंने कहा यस सर सारे खर्चे कम कर दिए, कि कौन कौन से खर्चे हमने कम कर दिए हैं वो पूछ रहा हूँ। हर्ष ने भी लिखा था कर दिया, अब बोल रहे हैं कि नहीं किया। जल्दी बोलो भाई। सृष्टि, कौन कौन से खर्चे कम कर दिए हमने? चेहराठी, कौन कौन से कम कर दिए? आयुषी, कौन कौन से खर्चे हमने कम कर दिए? टैक्स तो मैंने तो ये पूछा था कि क्या हमने घर से रिलेटेड सारे खर्चे कम कर दिए, तो आपने कहा यस। तो क्या टैक्स के अलावा घर पे कोई खर्चा नहीं लगता? आप बताओ कौन से होंगे घर पे खर्चे? आपके घर के ऊपर सिर्फ टैक्स ही लगता है और भी लगते हैं खर्चे? चलिए नेक्स्ट करें डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। क्योंकि घर के ऊपर मेंटेनेंस, रनिंग मेंटेनेंस चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इंश्योरेंस या बहुत तरीके के खर्चे होते हैं, तो उनको भी हमें लेस करना है। पर प्रॉब्लम ये है कि उन खर्चों का कोई हिसाब किताब नहीं है। मतलब कि उनके ऊपर अगर आप कहेंगे कि सर मेरा तो 50,000 का खर्चा हो गया, तो गवर्नमेंट को उसके पास प्रूव करने का कि वाकई में 50,000 हुआ या नहीं हुआ कोई मेथड नहीं है। तो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दी गई। स्टैंडर्ड डिडक्शन दी गई कि 30% ऑफ एनएवी। हम आपका खर्चा क्या मानेंगे? 30% ऑफ एनएवी, जिसमें मेंटेनेंस, रिपेयर, वाटर, इंश्योरेंस सब आ गया। क्योंकि वरना क्या होगा, प्रैक्टिकली क्या होगा आप समझो। आपकी अगर एनएवी 2 लाख आ रही है और आप कह देते हो कि साहब मेरा तो 2 लाख का खर्चा हो गया और मेरी इनकम है 0,
तो गवर्नमेंट के पास ये चेक करने के लिए कि वाकई में आपका खर्चा 2 लाख हुआ है या नहीं हुआ है, इतने एफर्ट्स, इतनी टीम, इतना मेन पावर नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इसका एड होक एक रूल बना दिया कि आप अपनी एनएवी के 30% से ज्यादा का खर्चा क्लेम नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर एनएवी 2 लाख है तो आप 60,000 तक का ही खर्चा क्लेम कर सकते हैं, जो कि फिक्स है, तो चाहे उससे कम हो और चाहे उससे ज्यादा हो। तो समझ गए, तो बात ही खत्म हो गई फिर सच और झूठ की। तो ओके, तो ये चीज ना हो, ठीक है। तो एक्चुअल अमाउंट से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, डजेंट केयर एक्चुअल अमाउंट कितना है, हमें सिर्फ 30% ऑफ एनएवी लेस करना है। नहीं नहीं, कम भी होगा तो भी 30% ही लेस होगा, भूल जाइए आप एक्चुअल अमाउंट को। एक्चुअल अमाउंट इज इररिलेवेंट, तो एक्चुअल अमाउंट से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हाँ, एक एक्सपेंसेस ऐसा जरूर है जो सबका नहीं होता, एक एक्सपेंसेस ऐसा जरूर है जो सबका नहीं होता, और उसमें किसी तरीके का मैनिपुलेशन भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसको अलग से लेस किया जाता है, और वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। सब पे इंटरेस्ट ऑन लोन लगे जरूरी नहीं है, किसी ने लोन पे घर लिया है, किसी ने केस में लिया है, तो इसलिए। दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन लोन में कोई भी गड़बड़ नहीं हो सकती, तो इसलिए उसको अलग से लेस किया गया है। और बाकी सारे खर्चे, चाहे वो फायर इंश्योरेंस है, चाहे वो रनिंग मेंटेनेंस है, चाहे वो एनुअल चार्जेस है, ऐसा कुछ भी है, सारे खर्चे स्टैंडर्ड डिडक्शन में इनकॉर्पोरेटेड है। मतलब आप इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि इन दो के अलावा किसी और खर्चे की डिडक्शन यहाँ पे नहीं मिलेगी। बोले क्लियर है? अब इस पूरे चैप्टर में और सब कुछ हमने समझ लिया, हमें ये समझना है कि इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन कितनी मिलेगी और कैसे मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन हमें समझना बाकी है, ठीक है, बाकी तो सब चीजें हमने समझ ली है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो हम कल समझेंगे, उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बड़ा टॉपिक है, कल समझेंगे, और उससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। स्टैट्यूटरी डिडक्शन, ये एक ही बात है, स्टैंडर्ड डिडक्शन बोल दो या स्टैट्यूटरी बोल दो, एक ही बात है। स्टैंडर्ड और स्टैट्यूटरी डिडक्शन एक ही बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे आप। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, देखो। कंप्यूट द नेट एनुअल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स। म्युनिसिपल वैल्यू दे रखा है आपको, जीएवी निकाल के दे रखा है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल के दे रखा है, और म्युनिसिपल टैक्स कम करने हैं आपको। तो बेसिकली ये पूरा क्वेश्चन म्युनिसिपल टैक्स पे टिका हुआ है। तो आप मुझे निकाल के बताएंगे कि इन 6 घर की एनएवी क्या है। इन 6 घर की एनएवी क्या है, ये आप मुझे निकाल के देंगे अभी।
जल्दी से निकाल के बताएं। कौन से हाउस का निकाला है हर्ष आपने? H12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में H1 और H2, H1 का हर्ष ने निकाल के दिया है 95,000 और H2 का निकाल के दिया है 2,14,000। आयुषी आपने कौन सा निकाला है? 1 2 3। आयुषी ने निकाला है 95, इसका ठीक है। इसका इनका लगा रहा है 2,30,000 और इनका आ रहा है 1,65,000। और बोलो बाकी किसी ने और किसका निकाला हो? 4,20,000 चौथे का। NAV बोल रहे हैं ना आप? नेट एनुअल वैल्यू। रोहित का ठीक है 95 और 214 आ रहा है। और 375 आ रहा है H4 का, ठीक है। अभी अपने सारे बताते जाओ, किसका सही किसका गलत किसी को नहीं पता, आप निकालते जाओ। निकालते जाओ अपना अपना आंसर, सभी निकालते जाएं, अभी मैच हो जाएगा। H4 4 लाख है।
4,69,500। लो जी, बोलो फाइनल आंसर बोलो। मैंने 6 के आंसर लिख दिए हैं, जिसका जो मैच नहीं हो रहा वो पूछ लो फटाफट। H3 में 31,000 करंट ईयर का है, 2 लाख रुपए पुराने सालों का है, तो हम तो पूरा ही लेस करेंगे, तो इसलिए हमने 2,31,000 रुपए लेस किए हैं। H6 के अंदर 61,000 रुपए बन रहा है, पर नीचे लिखा है कि ओनर ने आधा ही पे किया है, तो हम आधा ही लेस करेंगे, क्योंकि हमारी कंडीशन है पेड बाय ओनर होना चाहिए। और बोलिए, किसी का और कोई डाउट हो तो। और किसी का डाउट है? H3 में 31,000 रुपए बन रहे हैं करंट ईयर के, क्योंकि 10% 3 लाख का 10% 30,000, 1,000 रुपए अलग से, तो 31,000। और नीचे लिखा है कि 2 लाख रुपए पुराने ईयर्स के चुकाए हैं, तो वो भी जुड़ जाएंगे, तो इसलिए 2,31,000 H3 में हमने लेस किया है। H6 के अंदर 61,000 बन रहा है, नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन आपने शायद नहीं पढ़ी, जिसमें लिखा है कि पेमेंट किसने किया है, ओनर ने, तो डिडक्शन कितने की मिलेगी, हाफ की मिलेगी। ओके, हेलो, बता दीजिए अभी। और किसी के डाउट है जिसमें, किसी हाउस में माइक ऑन करके पूछ सकता है अगर किसी के डाउट हो तो। अगर किसी के डाउट है अभी भी किसी पॉइंट में, तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो। कोई डाउट नहीं है किसी के? ठीक है, तो कल स्टार्ट करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। कल स्टार्ट करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। थैंक यू। 3,000 एडवांस दे रखे हैं, एडवांस लेस नहीं करेंगे S4 में हम। अगले साल का लेस नहीं करते हैं। ओके।